गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एडमित्रे के करंट अफेयर शोध श्रृंखला के छठे पार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, इससे पहले 5 पार्ट हो चुके हैं। आप एडमित्रे के यूट्यूब चैनल पर जा करके उसे देख सकते हैं। और लॉजिकल गेसिंग की भी प्लेलिस्ट है, बजट इकोनॉमी की भी प्लेलिस्ट है, आप ये सब देख सकते हैं। काफ़ी हाई क्वालिटी कंटेंट है। और यूपी पीसीएस में अ, उत्तर प्रदेश को लेकर के जो यूपी स्पेशल के करंट अफेयर्स होते हैं, वो यूपी स्पेशल का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। और उसमें भी सबसे बड़ा हिस्सा होता है बजट का। लेकिन बजट में भी सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आते हैं, कुछ थीम है मित्रों। वर्ड ऑफ विजडम और मेरे बारे में आप इससे पहले की वीडियोज में देख सकते हैं। बार बार तारीफ क्या ही करूँ। और फिर जो टाइप वन है इसका, जैसे कि मैं हर बार करता हूँ कि उनको थीम वाइज डिवाइड कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। नए मित्र जरूर प्लेलिस्ट में जाकर के इससे पहले की वीडियोज़ देख लें, उनको ज़्यादा बेहतर अंदाजा हो जाएगा किस तरीके से रिसर्च करता हूँ। 15 मिनट की वीडियोज़ के लिए 4 घंटे रिसर्च करना पड़ता है। कि टाइप वन है जो उत्तर प्रदेश सरकार की या भारत सरकार की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्लैक्स स्कीम है। अगर भारत सरकार की है तो उत्तर प्रदेश को प्रभावित करना चाहिए उसे, कि यूपी किस तरीके से उससे इम्पैक्ट हो रहा है। और अगर उत्तर प्रदेश की स्कीम है तो उसका अपना सोशियो इकोनॉमिक क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे उसे सोशल जस्टिस इंश्योर हो रहा है या इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, या पॉलिटिकली कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो वो पूछने ही लायक होता है ना। या स्पेशली बजट में कई बार कुछ चीज़ें अनाउंस की जाती हैं, जैसे 2021-22 में रिवर्स माइग्रेशन, मतलब शहर से गांव की तरफ लोग वापस आ रहे थे, तो लोगों को रोजगार देने के लिए, लोगों के वेलबींग के लिए ढेर सारे स्कीम अनाउंस किए गए थे, तो वो इंपॉर्टेंट हो गया था, ठीक है ना। और कुछ मैक्रो बजट डेटा, जैसे बजट कितने लाख करोड़ का है, लाइक दैट, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। तो यही सब थीम है मित्रों। पहला थीम, अब देखो, साल 2020-21 का जो बजट था, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट के संबंध में कौन सा सही है। कह रहा है कि भाई बजट इतने लाख करोड़ का था और कुछ नई स्कीम पे इतने करोड़ रुपए खर्च किए गए। अरे भाई, आप लॉजिकल गेसिंग का वीडियो उठा करके मेरा देखो, किस तरीके से मैंने बताया है कि रटने की जरूरत नहीं, कॉमन सेंस से सवाल सॉल्व हो सकता है, ठीक है। और ये मैक्रो डेटा है, वैसे भी इसको एक बार देख लोगे तो हो जाएगा। उसने कहा कि विद्यार्थियों को टैबलेट किस योजना के तहत देने की घोषणा की गई है। आप टैबलेट दे रहे हैं, डिजिटल रिवोल्यूशन ला रहे हैं, डिजिटाइजेशन कर रहे हैं, युवाओं के लिए कर रहे हैं, फ्लैगशिप स्कीम है, बजट में अनाउंस किया गया है, तो आपको पता ही होना चाहिए। और वैसे भी कॉमन सेंस भी लगाओगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। फिर 2021-22 के बजट में कौन कौन सी स्कीम अनाउंस की गई थी। मैंने कहा रिवर्स माइग्रेशन हो रहा था, लोग शहर से गांव की तरफ भाग भाग के आ रहे थे, रोजगार नहीं था, तो ढेर सारी स्कीम्स उनके लिए लॉन्च की गई। और अगर आप उत्तर प्रदेश सरकार का जो ऑफिशियल बजट डॉक्यूमेंट है उसका जो समरी है, अगर आप 10 मिनट भी दे दोगे ना, ये सब इमिडिएटली जो भी स्कीम्स हैं, जो भी बड़े बड़े फीचर्स हैं, सब दिख जाएंगे। उसके लिए कोई 100 पेज का डॉक्यूमेंट किसी भी कोचिंग का पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने ऑफिशियल बजट का जो डॉक्यूमेंट है उसकी जो समरी है वहीं से चीज़ें उठाई हैं, आपको अभी लास्ट में हम दिखाएंगे। और ये भी दिखाएंगे संभावित प्रश्न कौन से आ सकते हैं आपके लिए। फिर उसने पूछा कि जनसंख्या नियंत्रण पर जो विधेयक था उसके बारे में सवाल, टीएफआर वगैरह कितना कैसे। और मित्रों, जैसे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, अब देखो, यूनियन बजट में सवाल, सॉरी, यूनियन बजट और उसके बाद जो अनाउंसमेंट था पीएम स्वनिधि, वो इंपॉर्टेंट था। क्यों? कोरोना काल में जो रेडी वाले थे, जो स्ट्रीट वेंडर्स थे, उनकी लाइवलीहुड, उनकी वेलबींग इंश्योर हो सके, इसके लिए लागू किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी ऐसा कुछ ही चलाया, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोनों पे सवाल आ चुका है ऑलरेडी। कॉमन सेंस से भी, लॉजिकल गेसिंग से भी सॉल्व हो सकता था। अरे भाई, कह रहा है कि 18 से 40 जो स्वरोजगार करेगा, खुद का काम करेगा, भाग दौड़ का काम होता है, मेहनत का काम होता है, 60 साल का सीनियर सिटीजन तो काम कर नहीं पाएगा ऐसा। उसके लिए तो यंग एज चाहिए। तो 18 से 40 में क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है भाई? कोई दिक्कत नहीं है। कुछ तो पढ़ा लिखा होना ही चाहिए। अगर कहीं रजिस्टर्ड है, पहले से काम कर रहा है, तो क्यों नौकरी उसको देंगे, क्यों उसको हेल्प करेंगे, किसी भी राज्य का नागरिक। अरे भाई, मैं महाराष्ट्र में जाऊँ और मैं कहूँ कि मुझे आप फंड दो, पैसे दो, स्कॉलरशिप दो, क्यों स्वरोजगार योजना कुछ तो भी शुरू करना है, कहेंगे क्यों भाई, जाओ उत्तर प्रदेश में अपने लो, क्यों देगा मुझे? तो सिक्किम वाला कोई हमारे यहाँ आएगा, हम उसको क्यों देंगे? तो पहली चीज तो उत्तर प्रदेश का नागरिक होना ही चाहिए उसको। कॉमन सेंस है। ऐसे ये भी पूछा था। पूर्वांचल एक्सप्रेस पे इतना कुछ है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कैबिनेट ने पास किया। ऐसे सब फ्लैगशिप बड़ी बड़ी स्कीम से मैक्रो मैक्रो चीजें देखनी है। किसी गिद्ध के लिए 100 रुपए दे दिए, वो ऐसे कुछ करना नहीं है ना। किसी का इलाज करवा दिया 1 लाख रुपए का, तो वो भी लोग, कुछ लोग शामिल कर देते हैं। कौन से जिले के कौन से गांव में एक क्रॉनिक डिजीज के लिए मुख्यमंत्री फलाने कोष से ये पैसा दिया गया, ऐसा ऐसा भी लोग शामिल कर लेते हैं। क्या किया जाए, उनका जीवन में उनको कुछ समझता है नहीं, कभी कुछ अचीव किया नहीं उन्होंने। पूर्वांचल एक्सप्रेस पे बहुत फ्लैगशिप था, बहुत चर्चा में था, पूरे देश में नाम था, तो इंपॉर्टेंट था। देखो, संभावित प्रश्न क्या आ सकते हैं बजट से, उसी का समरी मैंने उठाया है यहाँ पे। सबसे पहला ही इंपॉर्टेंट क्या है मित्रों, कितने लाख करोड़ का बजट था? 7.36 लाख करोड़ का बजट था। 2023-24 के मुकाबले 6.7 की परसेंट की वृद्धि हुई है। अब कुछ नहीं, फैक्ट है, देख लेने का। इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, जैसे भारत सरकार ने यूनियन बजट में 11 पॉइंट समथिंग लाख करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर का टारगेट रखा है। पिछली बार 10 पॉइंट समथिंग था।
तो पूंजीगत व्यय जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2.04, 2 दूनी 4 ऐसा कर लेने का। एक चीज और मित्रों, कोई बहुत बड़ी आपदा ना आ जाए, कंगाल हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, वैसी स्थिति नहीं। अदरवाइज आपका जो खर्चा है ना, पिछले साल की तुलना में इस साल थोड़ा थोड़ा बढ़ता ही जाता है, क्योंकि इनकम बढ़ती जाती है। ऐसी सरकारें भी होती हैं। अगर ये सवाल आ जाए कि अब तक का सबसे बड़ा बजट है, तो इसमें कंफ्यूज क्या होना है, अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा ही होगा, क्योंकि पिछले साल से इस साल कुछ ना कुछ रेवेन्यू सरप्लस हुआ ही होगा, कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हुई होगी इनकम में, तो खर्चे भी बढ़ गए होंगे। या इनकम नहीं भी बढ़ा है तो भी खर्चे बढ़ ही जाते हैं। सैलरी लोगों की बढ़ानी पड़ती है, लोगों की पेंशन बढ़ानी पड़ती है, कुछ और 4-5 स्कीम आ जाती हैं, उधार लेके करना पड़ेगा, बट करना पड़ेगा। सरकार के खर्चे देखो फिक्स होते हैं, रेवेन्यू कहाँ से आएगा, इनकम कहाँ से आएगा, उसका जुगाड़ उसे करना पड़ता है। इसलिए खर्चे पहले आते हैं, रेवेन्यू बाद में आता है। तो इसमें भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ऐसा भी एक सवाल आ सकता है। और मैं कहता हूँ इसको एडवर्टोरियल, एडवर्टीजमेंट प्लस एडिटोरियल। सर जैसे आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे जो फोटोज लगाते होगे, सबसे जो सुंदर फोटो बिल्कुल चमक दमक के होता होगा वही लगाते होगे। ऐसे सरकार भी है, जो उसकी फ्लैगशिप स्कीम होती है, जो बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, बहुत बड़ा प्रयास होता है, भगीरथ प्रयास होता है हमारे मेंस बैच की तरह, वैसे ही कुछ होता है तो ही सरकार उसको एडवर्टीजमेंट में, प्रचार में देती है। अब देखो इसमें क्या कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई ये ज्ञान है, मतलब ये बजट नहीं, ये तो ज्ञान है। क्यों? क्योंकि 7.36 लाख करोड़, 7,36,437 करोड़ रुपए का जो बजट है, वो जी से गरीब के लिए, वाई से युवा के लिए, ए से अन्नदाता के लिए, यन से नारी शक्ति के लिए। तो मेंस वाले मित्र, जो मैं फ्रेश डेटा, हमेशा फ्रेश कंपाइलेशन देता रहता हूँ आपको, फ्रेश एक टॉपिक एक पेज का नोट्स देता रहता हूँ टेलीग्राम चैनल पे। आप वहां जा करके मेंस पेपर, जीएस पेपर 3 में या सोसाइटी में इनको कोट कीजिए, बहुत अच्छा वैलिडेशन होगा कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, ज्ञान की जो पॉलिसी है, वो एक अच्छी पॉलिसी है डेवलप्ड उत्तर प्रदेश या 1 ट्रिलियन जो ट्रिलियन डॉलर की जो इकोनॉमी है उसको हासिल करने के लिए। अब क्या है मित्रों कि इसके अलावा बजट में कहा कि भाई इतना बजट है, इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बताया ही आपको। 14 नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है जेवर में। यही 4 फैक्ट है इंपॉर्टेंट, इसी पे सवाल आ सकता है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई रुपया कहाँ से आता है, सोर्स क्या है रेवेन्यू के। तो सिंपल सी बात है, एक गरीब आदमी है बेचारा, उसके पास 100 रुपए हैं, तो 30 रुपए उसके खाने पे खर्च हो जाएगा, 20 रुपए उसके दवा दारू पे खर्च हो जाएगा, और 20 रुपए उसके बच्चों की स्कूल शिक्षा, ये सब भी बीमार हो गए इन चीजों पर। तो कैसे है ना मित्रों कि जब 100 रुपए कमाता था तो 30 रुपए खाने पीने पे खर्च हो जाता था, 30% खर्च करता था। लेकिन इसी व्यक्ति की इनकम अगर 1000 रुपए हो जाए, तो ऐसा नहीं है कि वो दिन में 2 रोटी की बजाय 4 रोटी खाना शुरू कर देगा, 1 कप चाय की बजाय 4 कप चाय पीना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं होगा। ये 30 रुपए बढ़कर के कहीं 80 रुपए हो जाएंगे मैक्सिमम। तो भी ये 10% से कम ही खर्च है। लेकिन यहां पे तो 30% खर्च था। कहने का अर्थ क्या है, गरीब आदमी के खाने पीने पर, बेसिक कंजम्पशन पे ज्यादा खर्चा होता है, बड़े आदमी का परसेंटेज वाइज बेसिक कंजम्पशन पे कम खर्च होता है। अंबानी खाने पीने पे कितना खर्च करता होगा? 1% भी नहीं, 0.5% भी नहीं, 0.1% भी नहीं, और कम। तो ये कॉमन सेंस अगर है, जैसे अमेरिका है, वो अपने जीडीपी का 4% मान लो हेल्थ पर खर्च करता है। भारत का नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 कहता है कि 2.5% खर्च करेंगे जीडीपी का, वो भी टाइम बाउंड मैनर में। आज तक नहीं कर पाए हम, 1.78 पे टिके हुए हैं। तो मित्रों है क्या ना कि अमेरिका 4% खर्च कर रहा है, फिर भी वो कई बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है, ओबामा केयर जैसी स्कीम चलाता था। भारत का कैसे है कि भारत 2.5 भी खर्च कर देगा तो भी कमी पैसा रहेगा। कहना यह है, बड़ा आदमी भले टोटल अमाउंट में ज्यादा खर्च करे, लेकिन परसेंटेज वाइज जो खर्च है उसके बेसिक कंजम्पशन पर वो कमी रहता है। छोटा आदमी भले ही टोटल अमाउंट कम खर्च करे, जो परसेंटेज वाइज खर्च है वो काफी बड़ा हो जाता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, इससे आप इसको हल करने में समर्थ हो जाएंगे। गॉट इट? रुपया कहां से आता है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है? आपका जो रेवेन्यू का सोर्स है मित्रों, वो सबसे ज्यादा आपकी खुद की कमाई हुई ही इनकम होती है। पड़ोसी आपकी कितनी मदद करेंगे, रिश्तेदार कितनी मदद करेंगे? तो रिश्तेदार मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट, पड़ोसी मान लो कोई और, इधर उधर। सबसे पहले तो आपको खुद ही कमाना पड़ेगा, इसलिए सबसे बड़ा सोर्स होगा राज्य का अपना कर राजस्व। रुपया कहां जाता है, ऊपर जो समझाया थे उसी हिसाब से देख लो। सबसे ज्यादा रुपया कहां जाएगा? आपके हेल्थ एजुकेशन में, आपके पेंशन पे, आपकी सैलरी पे, आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे। बाद में कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, ये सब होगा। कुछ योजनाएं हैं मित्रों जिन पर सवाल ऑलरेडी पूछा गया है। योजना कहाँ लॉन्च की गई, किसके नाम से लॉन्च की गई, इस योजना में क्या है, कितने पैसे हैं, ये सब है। कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं जिनको मैं बता दे रहा हूँ। नई योजनाएं, युवा उद्यमी विकास अभियान। इसके फीचर्स एक्चुअली जो अस्तित्व अपना प्रयास है बैच है, उसके क्वेश्चन कंपाइलेशन में मिल जाएगा। दूसरा क्या है? दूसरा मित्रों, वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष का गठन किया गया है। और अभी केंद्र सरकार ने भी 70 साल से जो ज्यादा के बुजुर्ग हैं उनको भी आयुष्मान योजना में शामिल करने का कोशिश किया है। 2 मेगा सरकारी आईटीआई की स्थापना इसलिए इंपॉर्टेंट है मित्रों, क्योंकि केंद्र सरकार ने भी यूनियन बजट में कहा है कि भाई 1000 आईटीआई जो स्थापित करेगी।
इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए क्या किया है? एक तो बुंदेलखंड वाला इंपॉर्टेंट है, और दूसरा फॉर्च्यून 500, जो टॉप फॉर्च्यून 500 कंपनियां हैं, उनके लिए नई एफडीआई पॉलिसी की उनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और सेमीकंडक्टर की पॉलिसी, क्योंकि सेमीकंडक्टर एक सनराइज इंडस्ट्री माना जा सकता है, और इंडिया में कटिंग एज टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर के डिजाइन से लेकर के प्रोडक्शन तक के लिए ढेर सारे इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, और भारत सरकार लगातार एमओयू साइन कर रही है ताइवान और बाकी जो सिंगापुर जैसी देशों की कंपनियां हैं उनके साथ में। तो उत्तर प्रदेश चाह रहा है कि जब सेमीकंडक्टर आए तो वैसे भी उत्तर प्रदेश को कोई पूछता नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा है नहीं, लेकिन अच्छी पॉलिसी होगी, फेवरेबल पॉलिसी होगी, सिंगल विंडो सिस्टम होगा, तो उसकी तरफ ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे। इसकी वजह से उसने पहले ही पॉलिसी बना के रख ली है। ठीक है ना, ये एक स्मार्ट जो तरीका है उसका निशानी है। तो अभी गुजरात और महाराष्ट्र में ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ सेमीकंडक्टर की जा रही हैं, लेकिन उम्मीद है कि ये फैक्ट्रियाँ उत्तर प्रदेश में भी आएंगी, क्योंकि इनके लिए कोई ज़्यादा दिक्कत की बात है नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है। और समावेशी विकास, इंक्लूसिविटी के लिए क्या किया है? इंक्लूसिविटी के लिए अब देखिए मित्रों, आईआईटी कानपुर में 500 बिस्तर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल वाले स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। इसलिए क्योंकि कानपुर लखनऊ के बगल में है, और कानपुर लखनऊ में कुछ भी होता है, गाजियाबाद में कुछ भी होता है, नोएडा में कुछ भी होता है, सवाल आ जाता है। मैंने एक पैटर्न नोटिस किया है, किसी बड़े शहर में कोई कार्यक्रम है तो उसमें से 4-5 शहरों में ही सवाल पूछा जाता है, गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ, कानपुर। पर्यटन और संस्कृति, विंध्यवासिनी धाम, देवी पाटन और नाथ कॉरिडोर बरेली में थीम आधारित अवस्थापना सुविधाओं का विकास। ऑलरेडी रामायण सर्किट पे सवाल आ चुका है, तो इस पर भी आराम से सवाल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कुंभ संग्रहालय कहाँ है? ऑफकोर्स प्रयागराज में होगा, इसलिए इसके आने की संभावना कम है, क्योंकि कॉमन सेंस से लोग सॉल्व कर लेंगे इसको। कृषि और संबंध क्षेत्र क्या है? निजी ट्यूबवेल के लिए बिजली की दरों में 100% सब्सिडी, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है मित्रों, अब गन्ने के राज्य परामर्श मूल्य, जिसको क्या बोलते हैं, एक तो एफआरपी होता है, फेयर एंड रेम्यूनेटिव प्राइस, जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, और उसके बाद सपोर्ट प्राइस देती है कौन? स्टेट गवर्नमेंट। तो इसका पूछ लेगा टोटल कितने कितने रुपए पर खरीद की जा रही है, वो पूछ सकता है। और ये पूछ सकता है ऑर्गेनिक कल्चर लैब, टिश्यू लैब और कृषि पर्यटन केंद्र की स्थापना। किसको कितना पैसा दिया गया? सबसे ज्यादा पैसा, मैंने कहा था सबसे ज्यादा खर्च कहाँ होगा? गरीब आदमी है तो उसके हेल्थ, एजुकेशन और खाने पीने में ही पैसा जाता है। तो निश्चित तौर पे प्राथमिक शिक्षा सबसे इंपॉर्टेंट है, लोगों को लिटरेट बनाना है, क्योंकि लिटरेसी पहला चरण है। उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, और उसके बाद स्टेम एजुकेशन पे जोर दिया जाएगा। फिर रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जोर दिया जाएगा। फिर इंडस्ट्री पे जोर दिया जाएगा। फिर इंडस्ट्री 4.0 पे, नॉलेज इकोनॉमी पे जोर दिया जाएगा। यही एक शुरुआती सीढ़ी होती है, यही क्रोनोलॉजी होती है किसी भी स्टेट, किसी भी राज्य के डेवलपमेंट की। तो प्राथमिक शिक्षा पे दिया जाएगा। और इंडस्ट्री है, उसके लिए जरूरी है एनर्जी, लॉ एंड ऑर्डर भी बेहतर रखना है, तभी आएगा इन्वेस्टमेंट वगैरह। और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पे कैपिटल एक्सपेंडिचर किया ही गया है 2.04 लाख करोड़ का, इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको जो थ्योरी समझाया था उसके हिसाब से प्राथमिक शिक्षा पे सबसे ज्यादा खर्च किया गया है, उसके बाद एनर्जी पे खर्च किया गया है। बजट में नई पहल क्या है? 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन ग्लासगो, प्रधानमंत्री द्वारा पंचामृत जो कार्यकलाप था, उसके लिए जो भारत का कमिटमेंट था, वो संकल्प था, उसी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने उसी भावनाओं का सम्मान करते हुए बजट में ग्रीन टैगिंग, यानी कि जो भी हम कुछ करने जा रहे हैं, जो भी हम अनाउंस कर रहे हैं, तो उसको ग्रीन टैगिंग किया जाएगा। और एक जियो टैगिंग होता है, आपको पता है कि भाई कहाँ पे कौन सा कार्य चल रहा है, वो पता करने के लिए हम लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड उसका डिसाइड करके मार्क कर देते हैं, जिससे कि रिपीटेशन ना हो कि यहाँ पे एक पुलिया बना दिया, पता लगा दूसरा पुलिया बगल में सीपीडब्ल्यूडी के या पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर ने प्रपोज कर दिया पैसा खाने के लिए, और फिर से एक पुलिया यहाँ पे बन गया। तो इससे रिपीटेशन होगा, डुप्लीकेसी ऑफ वर्क होगा और पैसा करप्शन में जाएगा। तो जब जियो टैगिंग यहाँ पे हो पाएगी तो हम तुरंत ही पता कर लेंगे यहाँ पे तो ऑलरेडी है, जरूरत ही नहीं यहाँ पे। इसके लिए जरूरी है कि हमारे पास जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी हो, और जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी के लिए भारत सरकार ने जियो स्पेशल पॉलिसी 2022 लेके आई है। ये सब लिख के आने का मेंस में, ठीक है ना। क्या इससे फायदा होगा? ऑलरेडी सब लिखा हुआ है, देख सकते हो आप। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, सवाल क्या आ सकता है वो देखो। दावोस में जब सबमिट हो रहा था, उसमें एक बहुत बड़ा समझौता हुआ उत्तर प्रदेश जैसे एक कम इंडस्ट्रियलाइज राज्य के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 4,000 करोड़ रुपए का एमओयू हो रहा है किसी के साथ। तो ग्रीन एनर्जी के लिए जो बजट में उन्होंने अनाउंस किया, उसके लिए गवर्नमेंट ने एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, साइन किया 4,000 करोड़ रुपए का। किसके साथ? हीरो फ्यूचर एनर्जीज के साथ, ताकि क्लीन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया जा सके। ए टारगेट टू इंक्रीज फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर बाई 15% बाई 2030। अब ये भी सवाल आ सकता है उत्तर प्रदेश में कितने फॉरेस्ट कवर, कितने ट्री कवर है? 9 पॉइंट समथिंग के आसपास में, इफ आई एम राइट, सब मिला करके उसको 15% तक ले जाना है। कब? 2030 तक। ऐसे ध्यान रखने का, 15% 2030 तक, 15 दूना 30, ऐसे याद रखने का।
किसके साथ समझौता हुआ? हीरो फ्यूचर एनर्जीज के साथ में। कितने का? 4000 करोड़ रुपए का। और मैंने देखा इन्वेस्ट इन यूपी साइट पे और ढेर सारे न्यूज़पेपर पे इसको बहुत जबरदस्त कवर किया गया था और इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आप करंट अफेयर की 100 श्रृंखला की बाकी वीडियोज़ देखोगे तो मैंने दिखाया है जो चीज़ बहुत ज़्यादा कवर की गई थी वहीं आया है। तो नीचे देखो आप, गवर्नमेंट साइंस 4000 करोड़ रुपए एमओयू विथ हीरो फ्यूचर एनर्जीज एट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट इन दावोस। देखो ये सब हेडलाइन, बहुत बड़ी संभावना है आने की, ध्यान रखना। प्राथमिकता वाले प्रमुख क्षेत्र जो सोशल सेक्टर है उसमें क्या है? उत्तर प्रदेश किसमें पहला है? उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा शहर शामिल हैं कि नहीं शामिल है स्मार्ट सिटी में? स्पेशल डिस्ट्रिक्ट कितने शामिल हैं? स्पेशल डिस्ट्रिक्ट में किस तरीके से उत्तर प्रदेश परफॉर्म कर रहा है? बाकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर पे कैसे परफॉर्म कर रहा है? इस पे सवाल इससे पहले बहुत आ चुके हैं। इसीलिए जो रैंक रिपोर्ट वाला वीडियो है उसमें मैंने दिखाया था नीति आयोग की जितनी रिपोर्ट है वो सब बता दिया था और कैसे कैसे सवाल आए वो बता दिया था। उत्तर प्रदेश को लेकर के कैसे सवाल पूछे गए वो बता दिया था। आने वाले समय में कैसे सवाल पूछे जाएंगे वो बता दिया था। अब देखो यहाँ पे कैसे कंफ्यूज करेगा, दे देगा निम्नलिखित में से किसमें उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है? भाई मुद्रा योजना चल रहा है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मुद्रा योजना में जो शिशु तरुण और सब वो सब लोन है उसमें सबसे ज्यादा लोन उत्तर प्रदेश में दिया गया, पहला स्थान है। नंबर के हिसाब से भी होगा और ज्यादा नंबर होगा तो ज्यादा अमाउंट भी होगा। ये कॉमन सेंस का सवाल है। सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य जिसके आसपास भी इर्द गिर्द भी कोई नहीं है उसी को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर नंबर ऑफ पीपल की बात की जाए और नंबर ऑफ पीपल सीधा नंबर ऑफ जो अमाउंट है उससे जुड़ा हुआ है तो पहला स्थान हो जाएगा। इसमें कोई कॉमन सेंस से परे कुछ था नहीं। जनधन योजना की बात है, अभी यार 53 करोड़ रुपए टोटल अकाउंट खोले गए हैं पीएम जनधन में, तो सबसे ज्यादा हिस्सा यूपी का होगा। क्यों? सर्विंग द अनसर्व्ड इसका थीम था और गांव गुरबा और जो अंडर प्रिविलेज लोग थे उन लोगों के अकाउंट नहीं थे, उन्हीं को बैंकिंग प्रोवाइड किया जाना था। तो सबसे ज्यादा वही लोग, महिलाएं यही सब होंगे। उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है इसलिए स्वाभाविक तौर पर उत्तर प्रदेश इसमें शामिल ही हो जाएगा। पीएम स्वनिधि ये भी वेंडर स्ट्रीट वालों के लिए था, ये भी पहला हो जाएगा। जहां जहां संख्या के आधार पे कोई चीज तय होनी है, जहां जहां संख्या के आधार पे चीजों का फैसला होना है वहां उत्तर प्रदेश पहला स्थान होगा। इसकी संभावना बहुत ज्यादा है, ऐसे बीमा योजना में भी, पेंशन योजना में भी, जीवन ज्योति में भी। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। हाँ कोई अमाउंट है सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन फंड तो वहां पे दिक्कत हो सकता है, फिर देखना पड़ेगा मेरिट के आधार पे। जेवर में एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, सवाल बनने की संभावना बहुत ज्यादा है और इसके लिए बजट 1150 करोड़ रुपए का। एक्सप्रेस वे के साथ औद्योगिक नोड्स की कनेक्टिविटी, लखनऊ आगरा पूर्वांचल, ये भी संभावना बन सकता है। ऑलरेडी पूर्वांचल से किसको जोड़ा जा रहा है इस पे सवाल आ चुका है। 14 नए मेडिकल कॉलेज, पहले तो पूछ लेगा कितने नए मेडिकल कॉलेजों की घोषणा की गई है बजट में, यही इंपॉर्टेंट सवाल है। और फिर अगर घुस करके परेशान करना होगा तो ये पूछेगा, इसकी पूछने की संभावना कम है, इसकी ज्यादा है। ये देख लेना मित्रों एक बार नज़र कि कितने मेडिकल कॉलेज हो गए हैं और ये सब, ज़्यादा कुछ बाकी इसमें देखना नहीं है। और ये देख लेना एयरपोर्ट कितने हैं उत्तर प्रदेश में, इस पे सवाल बन सकता है क्योंकि स्मार्ट सिटी वगैरह पे सवाल पूछा जा चुका है। एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज योजना के तहत 45 जिलों में 66 मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जा चुकी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब देखो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक एडवर्टोरियल दिया था, प्रचार अपना दिया था इंडियन एक्सप्रेस में। मैंने उसको पढ़ा पूरा, हाईलाइट किया और उसके बाद में मैंने उसको समराइज करके पॉइंटर्स में डाल दिया ताकि आपके मेंस में आप सीधा लिख सको या प्रीलिम में भी कुछ फायदा हो सकता है। ये देखो चैनल पे जहां हमारे 3000 से ज़्यादा मेंबर हो चुके हैं 2 महीनों में, कुछ महीनों में, तो आप यहाँ पे देखो कैसे दिया था। ये बताया था एडिटोरियल क्या होता है, फिर बताया अभी 66 हो गए हैं, कुल 65 मेडिकल कॉलेज चालू हैं जबकि 22 निर्माणाधीन है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के माध्यम से जेनेरिक दवा और मेडिकल डिवाइस पार्क, बल्क ड्रग पार्क, मेडिटेक पार्क और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मेला, ये सब हेल्थ के क्षेत्र में कॉम्प्रहेंसिव तरीके से किया जा रहा है। ये सब आप मेंस में लिख के आ जाओगे गवर्नमेंट की अचीवमेंट दिखाने के लिए। जहाँ पे कमी दिखानी हो तो कमी दिखाने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास। आयुष्मान भारत योजना, एम्स का गोरखपुर, रायबरेली में एम्स, इसका विस्तार किया जाना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य स्वास्थ्य मेला भी स्टेप्स हैं। पीपीपी मोड में निजी अस्पतालों की स्थापना की जा रही है। ई सुश्रुत HMIS से रोगी के देखभाल के लिए, जो इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड है उसके लिए, अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है। तो ये सब मित्रों हैं जो आप मेज में यूज कर सकते हैं। अब देखो जो हमारी टेस्ट सीरीज है उसमें भी हम ये सब चीज़ों को शामिल करते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा नहीं, 2-3 टेस्ट के माध्यम से सब कवर कर दिया है। पूरा यूपी का करंट जो है, राज्य सरकार का मुरादाबाद मास्टर प्लान कब तक पूरा होगा इंपॉर्टेंट है। जम्बेश्वर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, जैसे उसने पूछ लिया था कुछ तो भी उधर मेरठ, सॉरी अलीगढ़ या कहाँ पे स्थापित जब हो रहा था तब। और ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे टेस्ट सीरीज के माध्यम से चीज़ें कवर हो जाएंगी। कुछ कुछ आपका जो बजट है उसके माध्यम से लेक्चर में कवर कर लिया मैंने। मुझे लग रहा है एक टेस्ट आप लगा लोगे, 2 टेस्ट लगा लोगे, जो भी है अवेलेबल है, इससे आपका पूरा काम हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। एक दूसरा पार्ट भी होता है मित्रों उत्तर प्रदेश में जो करंट अफेयर पूछा जाता है, किसी बड़े नेशनल
या इंटरनेशनल इवेंट जैसे कि G20 हो गया भारत में, तो कहाँ-कहाँ सम्मेलन हुआ था, लखनऊ, कानपुर वगैरह में कन्फ्यूज़ करा दिया था। या कोई बड़ी घटना हो गई या नीति आयोग का कोई रैंक हो गया जिस पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है और दिखा दिया है कैसे-कैसे सवाल पूछा है। उसमें ये चर्चा का केंद्र उत्तर उत्तर प्रदेश है, यूपी है। कोई बड़ा मेगा पार्क लग रहा है, टेक्सटाइल पार्क लग रहा है उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार की मदद से, तो भी पूछा जाएगा। जैसे कि जो केंद्र सरकार है, वो कुछ डिफेंस पार्क, कुछ इंडस्ट्रियल पार्क, कुछ मेगा फूड पार्क, ड्रग पार्क ऐसे कुछ स्थापित कर रहे हैं, तो उस पे सवाल बना है और आ भी चुका है ऑलरेडी। तो इन सब चीज़ों में अगर उत्तर प्रदेश केंद्र में है, सेंटर में है, तो सवाल बनने की संभावना ठीक-ठाक आ जाती है। तो मित्रों, उनका कंपाइलेशन मैंने दे दिया है, कैसे-कैसे सवाल पूछा गया है, आने वाले समय में कैसे सवाल पूछे जाएँगे। समय की कमी रहती है, रिसर्च पूरा हो चुका है। इसका सेकंड पार्ट अगर समय मिलेगा तो डाल दूँगा, अदरवाइज़ आप एडमित्रे चैनल जॉइन कर लीजिए, वहाँ पे डिटेल आपको मिल जाएँगे, ठीक है ना? एक अस्तित्व प्रयास भी चल रहा है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप उसे भी देख सकते हैं। बहुत-बहुत आभार, थैंक यू सो मच।